केबल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि फ्यूचर में केबल और होप जो है वो बिशॉप से बचने के लिए यहाँ से वहाँ टाइम ट्रैवल कर ही रहे होते हैं, लेकिन अब जो है केबल की टाइम मशीन खराब हो चुकी होती है और वो सिर्फ फ्यूचर में आगे ट्रैवल करके जा सकता है, पीछे नहीं। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे जब केबल होप को अपने साथ आगे ले जा रहा होता है फ्यूचर के अंदर, तो वो उससे अलग होने की कोशिश करती है और इस तरह केबल उससे 2 साल आगे चले जाता है फ्यूचर में और होप वहाँ पे अकेली रह जाती है। और इत्तेफाक की बात यह है कि बिशॉप जो होता है वो भी इसी टाइमलाइन के अंदर ही मौजूद होता है जहाँ पे होप मौजूद है और अब वो यहाँ पे बिल्कुल अकेली है, उसको बचाने के लिए यहाँ पे केबल मौजूद नहीं है और वो एक सिटी के अंदर आके यहाँ पे फंस चुकी है, जिसमें हम देखते हैं कि बिशॉप ने उस सारे के सारे सिटी के लोगों को अपनी तरफ कर लिया है और एक तरह का उनका वो लीडर बन चुका है। तो अब आगे तुम लोग यहीं से 2 साल पहले वाली टाइमलाइन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हमारी कल एपिसोड खत्म हुई थी, ठीक उसी जगह से जहाँ पे एमिल बोलता है कि फादर मैं यहाँ पे हूँ। तो वहीं से उसके फादर बोलते हैं कि एमिल तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो बताता है कि मेरे फादर जो है वो कमांडर स्पेंस हैं जो कि पूरी की पूरी सिटी के ऊपर नजर रखते हैं। और वहीं से एमिल बोलता है कि फादर मैं आपको आज किसी से मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ पीछे पलट के देखा तो वो गायब हो चुकी थी। तो वहीं से स्पेंस पूछता है तो क्या हुआ एमिल, तुम मुझे क्या दिखाना चाह रहे थे। और वहीं से वो कहता है कि तुम हमारे साथ देख रहे हो ये नया आदमी, ये एक प्रीस्ट है जो कि अपनी स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं, वो एक रेड हेडेड गर्ल है और तुमसे थोड़ी सी छोटी हो सकती है, क्या तुम मुझे उसी से मिलवाना चाह रहे थे। तो वहीं से एमिल बताता है कि वैसे जब मैंने अपने फादर के मुंह से सारे के सारे अल्फाज सुने तो मेरा एकदम माइंड शॉक में रह गया था, क्योंकि वो बिल्कुल उसी लड़की की बात कर रहे थे जिससे मैं उनको मिलवाने वाला था। मैं उनको सच चाहता तो बता सकता था, लेकिन आज सच जो है मुझे कुछ स्ट्रेंज लग रहा था और मैंने सोचा कि उनसे बेट्रियल किया जाए। और इसी तरह देखते हैं कि एमिल बोलता है कि नहीं फादर ये सिर्फ एक स्टूपिड सा मजाक था, मुझे माफ कर दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी तरफ देखते हैं कि वहाँ से स्पेंस बिशॉप से पूछता है क्या तुम इस बारे में श्योर है कि तुम्हारी स्टूडेंट इसी तरफ आई है, क्योंकि मेरे लोग जो है वो पूरी की पूरी सिटी को गार्ड करते हैं, अगर यहाँ पे कोई स्ट्रेंजर होता तो अब तक वो नोटिस कर ही चुके होते। तो इसे बिशॉप बोलता है कि वो काफी ज्यादा डरी हुई है और वो छुपने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं ऑलरेडी दूसरी सिटी को विजिट कर चुका हूँ। तो वहीं से स्पेंस बोलता है कि क्या मतलब, वो कोई सिटी नहीं है, वो तो सिर्फ एक प्लेनेट के ऊपर एक गंदा सा जख्म है और कुछ भी नहीं। तो वहीं से बिशॉप बोलता है कि देखो मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस बात से तो अग्री जरूर करूंगा कि वहाँ के लोग वो बहुत ही घटिया थे और बेकार किस्म के थे, और इसीलिए मैं इस बारे में पूरा श्योर हूँ कि मेरी स्टूडेंट बिल्कुल भी उस सिटी के अंदर जाके नहीं छुपी होगी। तो वहीं से स्पेंस बोलता है कि मुझे वैसे आपकी शक्ल देख के काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है, आखिरकार आप कौन से सेटलमेंट से हैं, आपने अपने बारे में बताया नहीं कि आप आए कहाँ से हैं। तो कहता है कि मैं न्यू लिबर्टी से हूँ, ऑल द वे ऑफ द अदर साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, और मुझे यहाँ आने में काफी सालों का वक्त लग गया है। तो वहीं से वो कहता है स्पेंस कि हमारे कॉन्टिनेंट की दूसरी तरफ तो कोई भी लाइफ नहीं है, हमने तो यही बात सुनी थी। तो बिशॉप बोलता है कि इंडीड तुमने बिल्कुल ठीक सुना था, मैं उस रेस का एक आखिरी काइंड में से ही हूँ। तुम इस बारे में नहीं जानते कि वो लड़की मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, मुझे उसको किसी भी कीमत के ऊपर वापसी पाना ही होगा, वो मेरी जिंदगी है और मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहीं से स्पेंस बोलता है कि हम उस लड़की को पूरे के पूरे शहर में घंटों से ढूंढ रहे हैं, इसके अलावा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। तो वहीं से स्पेंस बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे स्पेंस जो है अपने बेटे यानी एमिल के साथ बैठ के यहाँ पे डिनर वगैरह कर रहा होता है। तो एमिल पूछता है क्या फादर कुछ आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, आप काफी ज्यादा परेशान लग रही है। तो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपना खाना खाओ, मुझे जो है आज शाम काफी ज्यादा काम है। लेकिन एमिल बताता है कि मैं समझ चुका था कि फादर के साथ चीजें कुछ ठीक नहीं है, फादर को ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर पूरी की पूरी दुनिया का बोझ इस वक्त आ चुका है, क्योंकि उन प्रीस्ट ने बताया कि वो उनको एक ऐसा न्यूक्लियर पावर सेल ऑफर कर सकते हैं जो कि इस वक्त उनके सेल के अंदर मौजूद है, और ये एक वो मिसिंग कंपोनेंट है जिसके जरिए हमारी स्केप वेसल तैयार हो सकती है। अगर मेरे फादर जो है उन प्रीस्ट को उनकी बच्ची को ढूंढ के वापसी कर देते हैं तो वो ये न्यूक्लियर डिवाइस हमारे हाथों सौंप देंगे, क्योंकि मेरे फादर के लिए अब इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि किस तरह से हम लोग इस अर्थ को छोड़ के यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि ये अब अर्थ रहने के काबिल रही नहीं है, किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। और उनको प्रीस्ट ने कहा है कि उनको किसी भी कीमत के ऊपर उस बच्चे को ढूंढना ही होगा, तो इसीलिए मेरे फादर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं से स्पेंस बोलता है एमिल अगर तुम्हें सिटी के अंदर कोई स्ट्रेंजर नजर आएगा तो तुम मुझे उसके बारे में बताओगे ना, क्या मैंने सही कहा। तो एमिल बोलता है कि ऑफ कोर्स फादर, अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको फौरन बताऊंगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि एमिल बेसिकली यहाँ पे झूठ बोल रहा होता है, और अगले बार जब उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं तो वो अपना खाना लेके वापसी जो है होप को तलाश करने के लिए जाता है, और होप कहती है कि थैंक गॉड तुम आ गए, मैं तो भूख से मर रही थी यहाँ पे। तो वहीं से एमिल बोलता है कि तुम जानती हो ना हम चाहें तो एक साथ बैठ के भी खाना खा सकते हैं, मैं अगर अपने फादर को बता दूं तो शायद वो इस सारी की सारी बात को समझ जाएं। तो कहती है कि नहीं तुम मुझसे वादा करो एमिल, आई मीन इट, कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बारे में तुम किसी को नहीं बताने वाले हो। तो एमिल बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं बेसिकली प्रेजेंट के अंदर, यानी कि अब बेसिकली होप जो है इस पूरे के पूरे पास्ट के अंदर 2 साल गुजार चुकी है और अब वो उसी टाइमलाइन के अंदर आ चुकी है जिस वक्त केबल यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि देखा जाए तो केबल 2 साल पहले मौजूद था और होप जो है वो उसके साथ 2 साल आगे अब कैच कर चुकी है। और यहीं से एमिल बताता है कि तकरीबन 2 सालों तक मैंने अपना वादा बरकरार रखा और मैंने होप के बारे में किसी को नहीं बताया।
और इसी तरह देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा बैठ के बातें वगैरह कर रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि 2 साल के अंदर अगर आप एक ही शख्स से रोजाना मिल रहे हो तो आपके बीच एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग शुरू ही हो जाएगी। और अगर आप लड़का लड़की हो तो प्यार होने में ज्यादा देर लगती नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एमिल बताता है कि किस तरह से वो उसका ख्याल रखता है, और जब फादर यहाँ पे घर पे मौजूद नहीं होते हैं तो वो उसको अपने घर भी लेकर आता है, उसको शावर वगैरह भी करवाता है, उसके साथ अपने कपड़े भी शेयर करता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनके फादर उनको पकड़ते पकड़ते रह ही जाते हैं। लेकिन एमिल इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा शातिर हो चुका है और वो अपने फादर को डॉज करने में काफी समझदार है। और एमिल बताता है कि मैं अक्सर उसको इस बारे में कन्विंस करने में लगा ही रहता हूँ कि वो चाहे तो मेरे फादर के ऊपर ट्रस्ट कर सकती है, लेकिन वो मेरी इस बात को मानती नहीं है और वो इस बात को अलाउ नहीं करती कि मैं उसका जिक्र किसी से भी करूँ। वो ये कहती है कि मैं उसके बारे में किसी को तब तक ना बताऊं जब तक उसके असली फादर जो है उसको यहाँ पे ढूंढने के लिए ना आ जाए। वो वैसे अपने उन फादर के बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताती तो नहीं है, लेकिन मैं इतना अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। जैसा कि हम अपनी रूफ टॉप के ऊपर 5 मील दूरी पे ये सारी की सारी बातें कर रही थी, तो वहीं पे केबल जो है वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। वो वायरस जो है वो बहुत बुरी तरीके से उसकी पूरी की पूरी पुरानी बॉडी के ऊपर फैलना शुरू हो चुका था। उसकी टेलीकिनेटिक एबिलिटीज वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि बस अब उसका काम तमाम होने ही वाला है। लेकिन उसने अपने टेलीकिनेटिक के आखिरी स्पार्क को जो है कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करी। उसने उस चिंगारी को जो है आग में बदलने की कोशिश करी जिसके जरिए वो एक ब्राइट लाइट पैदा कर सके, और उसने इस बात से रिफ्यूज कर दिया कि वो इस तरह से अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा मौत के आगे। जब तक उसके अंदर जिंदगी की चिंगारी बाकी है तब तक उसके अंदर होप मौजूद है, और जहाँ पे होप है वहीं पे तो सब कुछ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली केबल जो है वो अभी दोबारा जो है अपने ऑर्गेनिक वायरस से लड़ना शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता इस वायरस को रिवर्ट करना शुरू करता है। और इसी तरह हम यहाँ से स्पेंस के पास शिफ्ट होते हैं जो कि बिशॉप से कह रहा होता है कि तुम्हारी इस लड़की को ढूंढने की अब हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अगर वो जिंदा होती तो अब तक हमारे लोग उसको तलाश कर चुके होते। हमें पूरी उम्मीद थी कि हम उस लड़की को ढूंढ सके, लेकिन अब इतने वक्त के गुजर जाने के बाद हम चाहते हैं कि आप अपना वादा हमसे पूरा करें। तो बिशॉप बोलता है कि कौन सा वादा? तुमने इस बात पे अग्री करा था कि तुम उस लड़की को ढूंढोगे। 2 साल हो चुके हैं और तुम्हारे लोगों ने मेरे सामने कोई एक सबूत तक उसका पेश नहीं करा। तो वहीं से वो बोलता है कि हमारे लोगों को इस बात पे विश्वास है कि वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, बल्कि वो कहीं और है। तो वहीं से बिशॉप बोलता है कि कहीं और से क्या मतलब है, यहाँ पे कहीं और अब बचा ही नहीं है, ये प्लेनेट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो वहीं से वो कहता है कि हाँ, और इसी वजह से हम आपसे जो है उस पावर सेल को मांग रहे हैं जिस तरह से आपने हमसे प्रॉमिस करा था। हम लोग अपने फूड और ड्रिंक्स को इस तरह बार बार अपने खून पसीने से और अपने यूरिन से जो है रिसाइकिल करके नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बिशॉप हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तो बिशॉप बोलता है कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं उस लड़की को यहाँ पे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो वहीं से एमिल बताता है तो बस अब कहानी यहाँ पे आगे ऐसा लग रहा था कि खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी सिटी का सर्वाइवल वो सिर्फ एक लड़की यानी कि होप के ऊपर निर्भर करता था। मैं उसको धोखा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करने लग गया था। वहीं अगली बार हम केबल के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उसके अंदर का जो स्पार्क होता है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुका है। वो अपने आप को जो है फीड कर रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। वो इस खतरनाक किस्म के वायरस से लड़ना दोबारा शुरू कर चुका है जिस तरह उसने अपनी सारी जिंदगी किया है। अब उसके लिए जो बात मैटर करती है वो ये करती है कि वो दोबारा से चल फिर रहा है। केबल दूर से खड़े होकर दोनों सिटीज की तरफ देख रहा था और उनको स्टडी करने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि अगर होप इस जगह होती तो वो इनमें से किस में ब्लेंड इन करने की कोशिश करती, और केबल शायद जानता था कि वो कौन सी सिटी गई होगी। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि केबल बेसिकली उस सिटी में नहीं जाता जहाँ पे होप है, बल्कि वो दूसरी सिटी के अंदर चले जाता है जिसको एक गंदी सिटी कहा जा रहा था। और वहाँ पे हम देखते हैं कि केबल को देख के लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये तो स्ट्राइफ है, ये स्ट्राइफ वापसी आ चुका है, ये तो बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है। तो केबल बोलता है कि तुम जो मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। और इस तरह वो बताता है कि वो लोग जो है केबल को अपने लीडर के पास ले गए क्योंकि उनको उसके ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन उन्होंने इस बात को रियलाइज करा कि केबल बिल्कुल उनके एनिमीज के फॉर्मल लीडर की तरह लगता है, यानी स्ट्राइफ की तरह, क्योंकि वो जो क्लीन सिटी है सेलेस्टियल सिटी उसका पहले जो है स्ट्राइफ लीडर हुआ करता था जिसको इन लोगों ने मार दिया था। लेकिन ये जो है केबल बिल्कुल उसकी का जैसा सेम क्लोन है, तो इसलिए उन लोगों को इसके अंदर एक एडवांटेज नजर आया कि वो केबल को एज अ स्ट्राइफ शो करके उस सिटी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। और उसको ये बात पता चली केबल को कि अनक्लीन जो है वो भी अपनी खुद की इसके वेसल बिल्ड कर रहे हैं और उनको भी सिर्फ एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो कि इस शिप के अंदर मौजूद नहीं है, जिसके जरिए वो इस शिप को लेकर यहाँ से आगे निकल सकें। क्योंकि वो भी इस बात को जानते हैं कि अर्थ को छोड़ देना ही सिर्फ आखिरी सर्वाइवल का चांस है, क्योंकि अब इस अर्थ के ऊपर रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो इसी तरह केबल ने उनको उकसाया कि वो लोग जो है उस क्लीन सिटी के साथ वॉर पे चले जाएं और वो पुर्जे हासिल कर लें जिसकी उनको जरूरत है एस्केप वेसल के अंदर लगाने की और यहाँ से निकलने की। और इस तरह वहाँ पे इन दोनों सिटीज के दरमियान एक जबरदस्त किस्म की जो है जंग शुरू हो गई। ये वार काफी ज्यादा लंबी टाइम तक चली है, लेकिन अब इस तरह के टाइम के अंदर सिर्फ वार ही जो है सब कुछ मैटर करती है। वार इस बात का फैसला करती है कि आप अगर इस दुनिया में हैं तो जीने के काबिल हैं कि नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि केवल उनके लीडर के पास आता है तो वो पूछता है तो तुम कह रहे हो कि तुम हमारी मदद के लिए आए हो, तो ये है वो चीज जिसकी हमें जरूरत है जो कि उस क्लीन सिटी के अंदर मौजूद है और हम अपनी सारी जंगों के बावजूद भी उसको हासिल नहीं कर पाए हैं। तो केबल बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए वो चीज लेकर आऊंगा।
और इसी तरह हम देखते हैं कि क्लीन सिटी के अंदर स्पेंस के पास एक आदमी आता है और कहता है कि हमारे जासूसों ने बताया है अनक्लीन सिटी से कि वहां पे एक नया तरह का स्ट्रेंजर आके घूम रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो एकदम स्पेंस खड़ा होता है और कहता है क्या वो लड़की है? तो कहता है कि नहीं, लड़की तो नहीं बल्कि एक ओल्ड मैन है, और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो तो शायद ह्यूमन भी नहीं है और वो काफी ज्यादा परेशान टाइप का इंसान लग रहा है। और वहां पे इस तरह के रूमर्स भी सुनने को आए हैं कि वो शख्स बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जो कि हमें 1 सदी पहले हमें लीड किया करता था, यानी कि स्ट्राइफ। क्या वो वाकई में वापसी लौट कर आ चुके इतने अरसे के बाद? तो वहीं से स्पेंस बोलता है कि चलो ये तो फिर हम उनसे पूछ कर ही आते हैं। और उस तरह हम देखते हैं कि स्पेंस बेसिकली अपने पूरे की पूरी एक आर्मी को लेता है और वहां पे उसको पता करने के लिए जाता है कि आखिरकार वो स्ट्राइफ है कि नहीं। और वहीं से एमिल बताता है उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी जिसके ऊपर मैं आज तक पछताता हूँ कि मैंने सबके बारे में होप को बिल्कुल साफ साफ बता दिया। तो इसी तरह होप देखती कि जब वो लोग केबल के पीछे जा रहे तो चिल्लाती कि नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि वो स्ट्राइफ की तरह लगता है। तो एमिल बोलता है कि हाँ, लेकिन उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या तुम उसको जानती हो? और इसी तरह अगले बार हम देखते हैं कि होप वहां पे भागना शुरू कर देती है। और इसी तरह स्पेंस बोलता है कि वो रहा वो हमारे सामने, उसको जान से मार डालो। और अगले पल एमिल बताता है कि मैं वहां दूर से खड़े होकर भी ये सारे के सारे वायलेंस की आवाजें सुन सकता था। और अगले पल वो सारे के सारे लोग केबल के ऊपर अटैक कर रहे होते, लेकिन केबल को इनकी गन्स वगैरह से कुछ भी नहीं हो रहा होता। और वो कहता है कि मैं जितनी जल्दी तेज हो सकता था उतनी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा था ताकि सबको रोक सकूं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं शायद इसको रोक नहीं सकता हूं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि केबल स्पेंस के पास आता है और कहता है कि वो लड़की कहाँ है, वो लड़की मुझे बता दो वरना मैं तुम्हें बीच में से चीर के रख दूंगा। तो वहीं पे एमिल आता है और कहता है कि नहीं प्लीज रुक जाओ, मेरे फादर को नहीं मारो। तो वहीं से केबल बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ से दूर हटो। तो वहीं से आवाज आती है कि नहीं। तो वहीं से केबल पीछे पलटकर कहता है होप क्या ये तुम हो? तो वहीं से होप बोलती है कि नहीं, ये केबल तो नहीं है, ये तुम नहीं हो सकते हो, क्योंकि होप ने पिछले 2 सालों से केबल को नहीं देखा था और जब उसने आखिरी बार केबल को देखा था तो वो इस तरह से नजर नहीं आता था। लेकिन वहीं से केबल बोलता है कि चलो मेरे साथ, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन वहीं से देखते हैं होप बोलती कि नहीं, तुम वो हो ही नहीं सकते हो, मैं जिसको जानती थी वो इस तरह का नहीं था। और इस तरह एमिल बोलता है कि होप जरा रुक जाओ। तो वहीं से बिशॉप पूछता है क्या स्पेंस की तरफ से कोई खबर आई है, क्या लड़की वहां पे मौजूद है? तो वहीं से वो कहता है कि हैंग ऑन, वहां पे एक जबरदस्त किस्म का जो स्टॉर्म आ चुका है और हमारे सारे ट्रांसमिशंस बेकार हो रहे हैं। और वहीं से एमिल बताता है कि यहाँ पे बिशॉप जो था वो सिर्फ इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता था कि किसी ने होप को देखा है और वो अपने उस आर्म को इस्तेमाल करके जिसके अंदर एक जबरदस्त किस्म का न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसके अंदर एक जबरदस्त किस्म का न्यूक्लियर डिवाइस मौजूद है, उसको यहाँ पे एक्सप्लोड करके सब कुछ खत्म कर दे। जब तक वो होप को अपनी आंखों से नहीं देख लेता वो इस डिवाइस को इस्तेमाल नहीं करने वाला है। ये इसका सबसे बड़ा बैकअप प्लान था, जो कि इसके हाथ के अंदर एक छुपा हुआ वेपन था। ये वेपन इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये पूरी की पूरी सिटी को बर्बाद कर सकता है होप के साथ, और यही एक तरीका जिसके जरिए वो श्योर हो सकता है कि इसका फ्यूचर सुरक्षित रहेगा ही। और अगले बार आप देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग चिल्लाते हैं कि ये तो ब्लड स्टॉर्म है। और एमिल बताता है कि केबल ने इससे पहले इस तरह का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था जिसको ब्लड स्टॉर्म कहते हैं। ये एक तरह की बारिश है, लेकिन इस बारिश के अंदर एसिड की बारिश होती है, और यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके लिए हमें इस प्लेनेट को जल्द से जल्द छोड़ के जाना होगा। अब इस प्लेनेट पे रहना इंसानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ये दुनिया बनाई गई थी इंसानों के लिए ताकि वो यहाँ पे रह सके और अपना घर बसा सके, लेकिन अब ये दुनिया ही इंसानों के खिलाफ हो चुकी है और ऐसे माहौल क्रिएट कर रही है जिसके जरिए इंसानों को दुनिया से मिटा दिया जाए। और इसी तरह अगले पर हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पेंस के लोग होते हैं, वो भी यहाँ पे केबल को ढूंढ लेते हैं और उसको अटैक करना शुरू करते हैं और केबल यहाँ से भागना शुरू करता है। लेकिन केबल यहाँ से भागना शुरू करता है और वो सारे के सारे दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। उसके माइंड में इस वक्त सिर्फ होप मौजूद थी कि इसको होप तक पहुंचना है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ होप। और इस तरह आप देखते हैं कि वहाँ पे केबल एक को आदमी को पकड़ता और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जानने की जरूरत है। और इसी तरह यहाँ पे बिशॉप खड़ा हुआ बादलों की तरफ देख रहा था और अपने आप के बारे में यही सोच रहा था कि इस सब की शुरुआत जो है उसी की वजह से हुई थी 1 सेंचुरी पहले। उसने इस पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया सबके चक्कर में। लेकिन वो अपने आप को इस बात का दिलासा दे रहा था कि जब वो एक बार होप को मार देगा तो ये सारा का सारा पेन एंड डिस्ट्रक्शन वो तो एक चुटकी में ही गायब हो जाएगा, जैसा कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जैसा कि वो कभी हुआ ही नहीं था। और आखिरकार बिशॉप को खबर मिल गई कि मेरे फादर जो है वो इंट्रूडर और होप के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं, और यही मौका था बिशॉप के पास कि वो उसके ऊपर नज़र डाल ले और इस बात को मेक श्योर कर ले कि वो यहीं पे मौजूद है। तो वहीं से केबल बोलता है कि मैंने जो है गलत सिटी को गैस कर लिया, तुम जानती हो ना। तो वहीं से होप बोलती क्या तुम सच में ये हो? तो कहता है कि और नहीं तो क्या, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ तुम्हारा नेने। तो कहती कि मैंने तुम्हें इतने सालों से इस नाम से नहीं बुलाया, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तो केबल बताता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ चुका था, ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी पलक झपकी हो, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो तुम एकदम से बड़ी हो गई हो। लेकिन इस बारे में अब हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना ही होगा। तो वो बोलती है कि अब हम टाइम स्लाइड करके कहाँ जाने वाले हैं? तो केबल बोलता है कि नहीं, अब हम कोई टाइम स्लाइड नहीं करने वाले हैं, ये अर्थ वैसे ही खत्म हो रही है, अब हम टाइम स्लाइड करके जाएंगे भी तो एक समझ लो कि एक डेड एंड पे चले जाएंगे, क्योंकि ये अर्थ ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट ही नहीं करने वाली है। तो वहीं से वो पूछती कि इसके बाद फिर हम कहाँ जाने वाले हैं? तो केबल बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो।
और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एमिल बताता है कि यहाँ पे जो है बेसिकली केबल ने यहाँ पे होप को सारी सारी सच्चाई नहीं बताई कि किस तरह से वो उसी वैसल का इस्तेमाल कर रहा था जो कि उसने उस पुलिस वाले से जानी थी। और यहाँ पे इनकी शिप के अंदर जैसा कि एक पावर सेल की कमी थी, तो वो पावर सेल जो है वो उस अनक्लीन शिप से ले आया जो कि उनके पास मौजूद था और उससे एक तरह से एक एस्केप वेसल को तो तैयार कर ही लिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि केबल उस जहाज के अंदर आता है और कहता है कि चलो हमें फौरन निकलना होगा इससे पहले कि जहाज उड़ जाए। तो वो बोलती है कि हम आखिरकार जा कहाँ रहे हैं, क्या हम स्पेस जा रहे हैं? तो केबल बोलता है कि जरा एक मिनट, तुम्हारा से क्या मतलब है? तो वहीं से एमिल आता है और कहता है कि ये क्राफ्ट तैयार नहीं है, मेरे डैडी ने मुझे बताया था कि इसके अंदर कुछ पार्ट्स मिसिंग है। तो वहीं से वो बोलती है कि एमिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वहीं से वो बोलती है कि देखो हमें इसको अपने साथ ले जाना होगा, इसने मेरे इतने सालों के अंदर मेरी मदद करी है, मैं उसको यहाँ पे अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ के जा सकती हूँ। तो केबल बोलता है कि ठीक है, इसको भी अपने साथ ले लो, हम यहीं से चलेंगे। तो एमिल बोलता है कि नहीं, मैं अपने फादर को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, वो अभी भी उस अनक्लीन सिटी के अंदर मौजूद है जो कि तुम दोनों को वहाँ पे तलाश कर रहे हैं। तो वहीं से होप बोलती है ओ नो नेथन, हमें उनको जो है तलाश करना होगा जल्द से जल्द। लेकिन यहीं से देखते हैं बिशॉप बोलता है कि हमें जो इनको तलाश करते रहना होगा, वो यहाँ कहीं ना कहीं तो जरूर मौजूद होंगे। तो वहीं से स्पेंस बोलता है कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो कि हमने हर एक चीज को रिस्क कर दिया है, हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश करी है लेकिन वो हमें मिल के नहीं दे रही है। व्हाट द हेल, आखिरकार ये किस चीज की आवाज है? और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली उनको जहाज की आवाज आना शुरू हो चुकी होती है जिसको वो ऑन कर चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से केबल बोलते हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, जहाज स्टार्ट हो चुका है, हमें यहाँ से अभी इसी वक्त निकलना होगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं डैम इट, मुझे नीचे रखो नेथन, मुझे नीचे रखो। तो वहीं से नेथन बोलता है कि तुम जानती हो ना कि तुमने पिछली बार भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करी थी और उसके लिए हमें कितनी मुश्किल उठानी पड़ी। तो वहीं से होप रो रही होती है, कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ नेथन, मुझे तुमसे नफरत है। तो वहीं से एमिल बोलता है कि होप मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने फादर को यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। और एमिल बताता है कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि किस तरह से वो उसको जहाज के अंदर लेके जा रहा था जो कि हमारी एस्केप वेसल होने वाली थी। उस वेसल के ऊपर मुझे मेरे फादर के साथ होना चाहिए था क्योंकि इतने टाइम से वो उसके लिए ही काम कर रहे थे, ये उनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड था उसके अंदर बैठ के यहाँ से निकलना। लेकिन लगता है कि अब हमारा ख्वाब वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। और इसी तरह देखते हैं कि केवल वहाँ पे जहाज के अंदर आता है और वहीं से होप को बिठाता है और होप कहती है कि मैंने इस बात को डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मुझे अगर मरना है तो मैं इस लड़के के साथ यहीं पे मरूंगी क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। तो केवल बोलता है क्या तो उस लड़के से क्या करती हो? क्या तुम भूल चुकी हो वो सारी की सारी बातें जो मैंने तुम्हें इतने टाइम से सिखाई हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। तो वहीं से वो बोलती है कि तुमने मुझे 2 सालों के लिए छोड़ दिया था। तो केबल बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा, मैं ठीक यहीं पे मौजूद था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था तुम्हारे वापसी आने का। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली हूँ। तो केबल बोलता है कि तुम मेरे साथ चलने वाली हो, लिफ्ट ऑफ नाउ, फौरन से जहाज को शुरू किया जाए। और इसी तरह वो लोग बोलते कि यस लॉर्ड स्ट्राइप, जैसा आप कहें। और इसी तरह एमिल बोलता है कि वो ठीक मेरी आंखों के सामने उस जहाज को ब्लास्ट करते हुए ले जा रहे थे जहाँ पे मेरे आंसू जो हैं उसके जरिए खुश्क हो गए थे। और वहीं से स्पेंस बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, वो लायर्स, वो झूठे, उन्होंने हमारी शिप का इस्तेमाल करा और वो यहाँ से निकल रहे हैं। और वहीं पे बिशॉप ने एक पल के लिए अपने दिमाग में सोचा कि यही वो मूवमेंट है, उसको ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। एक न्यूक्लियर ब्लास्ट जो है वो इस जहाज को आसमान से क्रैश करके नीचे जमीन पे ला सकता है, लेकिन नहीं, उसने अभी तक होप को अपनी आंखों से नहीं देखा था, वो इस बारे में श्योर नहीं था कि होप उस जहाज के अंदर है भी कि नहीं। और अगर हम जहाज की बात करें तो जहाज से वो लोग कहाँ जा रहे थे इस बारे में उनको कुछ नहीं पता था। शिप का जो गार्डियन सिस्टम था वो पूरी तरीके से फॉल्टी था और स्पेस का जो डेंजर है वो इस शिप के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन जिंदगी में पहली बार केबल को एक तरह का रिलीफ महसूस हुआ कि अब वो लोग बिशॉप की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर पहुंच चुके हैं, अब आखिरकार वो उस लड़की को यहाँ पे सेफ रख सकता है। और वहीं से स्पेंस आता है बोलते हैं कि आई एम सॉरी एमिल, मुझे माफ कर देना हर एक चीज के लिए जो कि मैंने तुमसे कही थी। तो वहीं से बिशॉप बोलता है कि सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक सारी की सारी उम्मीदें खोई नहीं है, हमारे पास अभी भी एक ऐसा जहाज मौजूद है अनक्लीन सिटी के अंदर जो कि आधा तैयार है और मेरे पास अभी भी वो पावर सेल मौजूद है जिसके जरिए हम उस जहाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं से एमिल बताता है कि उसी पल मैंने जो है आर्क बिशॉप की तरफ देखा और इस बात को रियलाइज करा शायद अब मेरे पास वही एक शख्स मौजूद है जिसके जरिए मैं अपने प्यार को वापसी हासिल कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे उस वक्त इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि बिशॉप जो है वो तो उसकी जान लेना चाहता है। टू बी कंटिन्यूड।